part 2 new dynamics। इसमें पहले थ्योरम पढ़ाए थे सेंट्रल ऑर्बिट का थ्योरम। हमने सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन निकाला था पोलर और पेडल दोनों फॉर्म में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्जाम में आता है। उसका रिजल्ट भी याद रखना, उससे सवाल बनेगा। इक्वेशन ऑफ पाथ यानी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, दोनों याद भी रखना है। अब उसके आगे हम लोग थ्योरम करेंगे नेट थ्योरम every central orbit show that the vectorial area traced out by the radius vector to the center of force increases uniformly for unit of time and the linear velocity varies inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to the path. Also prove that v square बराबर h square u square plus du by d theta का whole square। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम
थ्योरम है, ये भी कभी कभी आता है। इसमें देखिए 3 थ्योरम। पहला थ्योरम है एवरी सेंट्रल ऑर्बिट sectorial area traced out by radius vector increases uniformly per unit of time. तो यानी the rate of description of sectorial area is constant. The rate of description of sectorial area is constant. सेंट्रल ऑर्बिट पर चलते हुए किसी पार्टिकल के द्वारा सेक्टोरियल एरिया जो बनने का दर है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल है लीनियर वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स अपॉन टेंजेंट। यानी लीनियर वेलोसिटी उस परपेंडिकुलर लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो सेंटर ऑफ फोर्स से टेंजेंट पर डाला जा रहा है। और तीसरा सवाल है v स्क्वायर बराबर h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। 3 प्रश्न है इसमें। हर सवाल में यूज भी होगा ये वाला फॉर्मूला। सॉल्यूशन लिखेंगे। इनिशियल लाइन है, ओ फिक्स्ड पॉइंट है। कोई पार्टिकल इस ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, ऑर्बिट सेंट्रल ऑर्बिट है, मतलब पार्टिकल का जो फोर्स होगा वो सेंट्रल फोर्स होगा। मान लिया किसी क्षण तो P बिंदु पर है, पोजीशन है r थीटा, t समय में वो P पर पहुंचा। T प्लस डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी समय में वो P से Q पर पहुंचा। R प्लस डेल्टा R थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अगर इसका कोऑर्डिनेट r थीटा है, इसका मतलब ये दूरी r या एंगल थीटा है। इसका r प्लस डेल्टा थीटा है, ये वाला दूरी r प्लस डेल्टा और ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचे, PT टेंजेंट खींचा और सेंटर ऑफ फोर्स से टेंजेंट पर एक लंब गिराया। इस लंब की लंबाई हमेशा हम लोग पार्ट 1 से क्या ले रहे हैं, स्मॉल p। इतना चीज को पहले लिख लिया जाए। लेट p r थीटा be the position of the particle in time t and q
0 in time t plus delta t. Let us draw a tangent ET at P at theta to the curve let us draw a perpendicular OL जिसकी लंबाई p है from the fixed point O to the tangent PT. Now, rate of description of sectorial area OPQO. ये जो सेक्टर बना है ये वाला OPQO कितने समय में बना? डेल्टा टी समय में, टी समय में वो P पर था और T प्लस डेल्टा टी समय में वो Q पर पहुंचा, तो B से Q तक जाने में उसे डेल्टा टी समय लगा। डेल्टा टी समय में उसने इतना बड़ा सेक्टोरियल एरिया ले लिया, तो इस एरिया को बनाने का दर निकालना, रेट निकालना, तो रेट लिखने का तरीका पहले एरिया लिखें, इसे हम लगभग ट्रायंगल मान सकते हैं। बिकॉज रेट निकाल रहे हैं तो उसमें डेल्टा टी को कहाँ टेंड करते हैं? 0 क्यों? तो डेल्टा टी जब 0 को जैसे जैसे समय कम करते जाएंगे Q P पर आता जाएगा, ये लाइन सीधा होता जाएगा, ये ट्रायंगल का शक्ल लेता जाएगा। ट्रायंगल का एरिया 11वीं क्लास से हाफ AB sin C, AB sin C। इतना एरिया कितने समय में? डेल्टा टी समय में इतना एरिया, एक समय में इतना बटे डेल्टा टी। और रेट निकालना है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू सी। ये वाला हाफ डेबी साइन से याद है ना? अगर किसी को याद नहीं, 11वीं क्लास का, 11वीं क्लास में हम लोग को किए थे
इसका एरिया हाफ ए बी साइन सी, या आप BC पर लें, BC के बीच का एंगल कौन, साइन ए, CA अगर लें साइन बी। उसी तरह यहाँ पे इस फिगर में हमने ये और ये लिया, हाफ ए बी साइन सी। Limit delta t tends to 0, plus delta sin delta theta by delta theta, delta theta by delta t। Limit plus delta, limit sin delta theta by delta theta गुना लिमिट डेल्टा थीटा by डेल्टा t। अब देखिए डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा है, तो डेल्टा टी जब 0 की ओर ले जाएंगे, यानी Q से फिर हम उसे P पर लाएंगे, ये जो डेल्टा R बढ़ रहा है वो 0 हो जाएगा। डेल्टा थीटा जो बना वो भी 0 हो जाएगा, Q से P पर आ जाएगा। तो डेल्टा टी का 0 की ओर जाना मतलब डेल्टा R का 0 की ओर जाना और डेल्टा थीटा का 0 की ओर जाना। तो R वाले फंक्शन में R का लिमिट लगाया, थीटा वाले फंक्शन में थीटा का लिमिट लगाया, t वाले फंक्शन में t का लिमिट लगाया। जब डेल्टा t 0 की ओर जाएगा, डेल्टा R 0 की ओर जाएगा, theta tends to 0 sin theta by theta, R square d theta by dt। सेंट्रल ऑर्बिट का जब आप इक्वेशन निकाल रहे थे कल, तो ये चीज आपने निकाला था h, इसको याद भी रखना, जगह जगह यूज भी होता है। Where R constant और x का इंटीग्रल कांस्टेंट, तो which is constant। तो पहला रिजल्ट आ गया कि rate of description of sectorial area is constant। Thus the rate of description of sectorial area is constant and is half h।
यह भी रखेंगे, फॉर्मूला भी होगी, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज हाफ एच। अगेन rate of description of the sectorial area फिर इस बार भी उसी का रेट निकाल रहे हैं दूसरे प्रोसेस। इस एरिया को बनने का दर भी निकाला जा रहा है दूसरे प्रोसेस से। तो देखिए तो एरिया का एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ेंगे, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। डेल्टा टी चूंकि 0 है तो सब स्ट्रेट लाइन मान सकता है, तो हाफ गुना पी क्यू आर जिसको डेल्टा एक्स कहते हैं गुना ऊंचाई दैट इज ओ एल। कितने समय में? डेल्टा टी समय। हाफ बाहर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 गुना पी वेलकम पी ds by dt p half vp half vp। from discussion it is clear that देखिए हमने दोनों बार जो निकाला है तो सेक्टोरियल एरिया के बनने का दर भी निकाला है, तो चाहे हम कितना भी विधि से क्यों नहीं निकाले हैं एक ही एरिया के बनने का दर तो सेम आएगा। तो पहली बार आया था हाफ एच पहली विधि से और इस बार आया वीपी वी बराबर एच बाई पी। आप इसे लिख सकते हैं यानी एच तो कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। लेकिन दूसरा रिजल्ट यही लाने दिया था कि लीनियर वेलोसिटी varies inversely as the length of perpendicular drawn from center of force to the tangent। लीनियर वेलोसिटी व्युत्क्रमानुपाती होगा सेंटर ऑफ फोर्स से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई V is proportional to 1/p। ये फॉर्मूला भी याद रखना, V बराबर h/p। दो रिजल्ट हो गया। पहला क्या हुआ कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया कांस्टेंट होता है जो हाफ एच के बराबर होता है। अब फिर एक रिजल्ट आया V बराबर h/p। एक सवाल और है इसमें, V बराबर h/p, ये V स्क्वायर बराबर V स्क्वायर
स्क्वायर बराबर 1/t स्क्वायर मतलब u स्क्वायर पार्ट 1 1/t स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस du/dt का काम। तो सेंट्रल ऑर्बिट पर चलते किसी भी वस्तु की वेलोसिटी निकालनी होगी जब भी, तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ये तीनों फॉर्मूला सवाल में यूज होगा। पहला रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया हाफ h, दूसरा v बराबर h/p और तीसरा v स्क्वायर बराबर h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस du/dt का होल स्क्वायर। के बारे में एक बिंदु है सेंट्रल ऑर्बिट का। सेंट्रल ऑर्बिट के किसी बिंदु को हम कहेंगे यदि उस बिंदु की दूरी सेंटर ऑफ फोर्स से मापी जाए तो मैक्सिमम हो या मिनिमम। जिस बिंदु से यहाँ की दूरी मैक्सिमम हो जाए वो भी एक्स, और जिस बिंदु से यहाँ की दूरी मिनिमम हो जाए वो भी एक्स कहलाएगा। तो हमने क्या लिखा? एक्स इज ए पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। एक्स सेंट्रल ऑर्बिट पर एक बिंदु है एट विच the length of radius vector drawn from center of force is maximum.
मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, जिस बिंदु से सेंट्रल ऑर्बिट के जिस बिंदु से ये बात हो जाए, या तो ये पूरी मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, उस बिंदु को हम एक्स कहेंगे। अब कहीं पर भी हम एक्स शब्द का प्रयोग करेंगे, जो इस थ्योरी के चैप्टर के हर एक सवाल में यूज करेंगे, तो एक्स जैसे बोलेंगे तो क्या समझिएगा कि सेंट्रल ऑर्बिट पर एक बिंदु है जहां से रेडियस वेक्टर की लंबाई या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये फिगर बनाने के बाद to be maximum or minimum 12 क्लास फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा बिंदु जानने के लिए dy by dx 0 करते थे, उससे स्टेशनरी पॉइंट निकलता था, तो r को मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए इसका डेरिवेटिव 0 किया। r का मान पार्ट 1 से -1 by u स्क्वायर du by d थीटा 0। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया कि एक्स पर du by d थीटा का मान 0 होगा। हर सवाल में इसको हम यूज करेंगे। एक्स पर du by d थीटा का मान 0 होगा। Know that v square बराबर h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस, जस्ट प्रूफ किया इसको परले थ्योरम में, h स्क्वायर एक्स पर du by d थीटा का मान nx du by d थीटा 0 v स्क्वायर h स्क्वायर u स्क्वायर v स्क्वायर by h स्क्वायर u स्क्वायर। अभी जस्ट एक फॉर्मूला निकाले थे, v बराबर h by p, v बराबर h by p, v by h बराबर 1 by p, v by h का स्क्वायर u हो गया, p स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, p बराबर r। तो x का p हमेशा r के बराबर होगा। p क्या होता है? स्मॉल p सेंटर ऑफ फोर्स से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई, और r है रेडियस वेक्टर। तो x जहां पर भी होगा वहां पर p को r के बराबर होना होगा। We know that tan phi r d theta by dr tan phi
बाई डी थीटा कितना? एट एन एक्स। रेडियस वेक्टर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मतलब कि आर बाई डी थीटा 0 होगा। tan phi infinity phi 90। चौथा ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट हुआ कि पर क्या क्या संभव है, और इस सवाल में भी यूज करेंगे हम लोग। तो ऐप को समझ में आ गया। Side of distance, the length of radius vector is called abscisal distance। रेडियस वेक्टर की लंबाई x पर जो होगी उसी लंबाई को हम abscisal डिस्टेंस कहेंगे। बात को समझिए। तो सेंट्रल ऑर्बिट वही है। फर्स्ट कीजिए यहाँ पर एक्स है, एक्स क्या होता है? बिंदु होता है सेंट्रल ऑर्बिट पर। अब एक्स पर रेडियस वेक्टर की जो लंबाई बनेगी इसी को हम लोग बोलेंगे साइड। अब सारे जगह कैसे बोलेंगे? यहाँ पर बिंदु मान लिया ये एक्स नहीं है, इस दूरी को आप abscisal डिस्टेंस नहीं कह सकते। abscisal डिस्टेंस किसको कहेंगे? रेडियस वेक्टर की लंबाई जो एक्स पर पाई है उसे हम लोग बोलेंगे abscisal डिस्टेंस। Side of angle, the angle between two distances is called abscisal
बनेगा उसे अपसाइडल कोन कहेंगे। इसी पर कल बताएंगे आगे। आज इतना ही रहने दें।